हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है उसका पहला भाग आप तक लेकर आऊँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, प्लाटून कमांडर, तहसीलदार, पटवारी या कोई भी एग्जाम, यूपीएससी प्री के लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। ये वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो जो आखिरी के 10-11 दिन होते हैं मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। ये है उसका पहला भाग। 22 तारीख से 26 तारीख तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें कवर्ड हैं और टोटल 120 क्वेश्चन हैं। हमारी टीम ने लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किए थे, लेकिन मैंने उसमें 120 सेलेक्ट किए हैं जो बेस्ट हैं। तो ये आपको किसी भी वेबसाइट पर इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये URL आप टाइप कर सकते हैं, facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हमारी कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आखिरी 3 दिन सिर्फ बचे हैं, आपको 30% ऑफ इसमें मिलेगा। तो 31 तारीख तक हमारी ये एनुअल क्लियरेंस सेल है और इसमें जितने भी वीडियो हैं सारे अपडेटेड हैं। उसके अलावा हर हफ्ते हमारी वेबसाइट पर 2 वीडियोस नए आपको मिला करेंगे आपकी पेन ड्राइव के लिए। ये वीडियो सिर्फ वही देख पाएगा जिसके पास पेन ड्राइव होगी, क्योंकि पेन ड्राइव के साथ हम एक डोंगल प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर इनका जो एनक्रिप्टेड वीडियो होते हैं उनका पासवर्ड होता है। तो सिर्फ वही देख सकते हैं जो पेन ड्राइव बायर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2015-2016 ये सम्मान किसे दिया गया है? यानी साल का सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन द्वारा ये सम्मान मिला है आदित्य पुरी को। और आदित्य पुरी HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसमें बाकी ऑप्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उषा अनंत सुब्रमण्यम ये पंजाब नेशनल बैंक की चीफ हैं। अरुंधति भट्टाचार्य SBI बैंक की चेयरमैन है और चंदा कोचर ICICI बैंक की हेड है। चारों के नाम याद रखने हैं क्योंकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला सवाल, IRDAI जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको IRDAI बोलते हैं, उसके हिसाब से भारत में टोटल जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जीवन बीमा की कंपनियां हैं, वो है 24। इनमें से कितनी कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल रही 2015-2016 में? यानी कि 24 में से कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया, ये आपको बताना है। तो टोटल इनका नंबर है 19। 5 कंपनियां नुकसान में रहीं, 19 कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया। और लेकिन जो टोटल प्रॉफिट है, हमारी पूरी लाइफ इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट लगभग 2.5% कम हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है। हालांकि जो प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी वृद्धि हुई है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना जो टावर बिजनेस है, जो संचार के लिए टावर्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो पूरा का पूरा टावर बिजनेस एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यह क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन से। रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना टावर का बिजनेस ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया है। कितने अमाउंट में यह बेचा है? तो यह डील हुई है $1.6 बिलियन की, यानी लगभग आप कह सकते हैं 11,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन में अगर 11,000 करोड़ नहीं आएगा तो $1.6 बिलियन भी आ सकता है। और एक बात और याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं आधारिक संरचना को या भूमि का रूप व्यवस्था को। तो ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो कंपनी है जिसने रिलायंस कम्युनिकेशन का बिजनेस खरीद लिया है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट कंपनी है? आजकल तो बहुत सारी मोबाइल वॉलेट कंपनी हो गई हैं, तो कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसने मशहूर दूध की कंपनी कोऑपरेटिव अमूल ऑपरेट करती है आनंद से? गुजरात भारत का मिल्क स्टेट है, आनंद भारत का मिल्क डिस्ट्रिक्ट है। तो अमूल तो आनंद से ऑपरेट करती है, इसका हेडक्वार्टर है आनंद में। अमूल कंपनी के साथ कौन सी मोबाइल वॉलेट कंपनी ने टाई अप किया है कैशलेस पेमेंट्स के लिए? यानी कि अब अगर आप अमूल के किसी भी काउंटर पर जाते हैं तो वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं इस कंपनी के वॉलेट से। यह कंपनी है मोबीक्विक। होलकर स्टेडियम वो स्टेडियम है जहां पर रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। ये अभी अभी डिसाइड हुआ है। कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई कि रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल है वो 10 से 14 जनवरी 2017 को टेस्ट मैच ये 5 दिवसीय खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम भारत के किस शहर में है? होलकर स्टेडियम है इंदौर में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी क्योंकि भारत की बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट ट्रॉफीज में से एक है, डोमेस्टिक ट्रॉफी है। इनमें से कौन सी महिला है जिसने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता जीती जो 60वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर? 60वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट को किस महिला ने जीता? इनका नाम है कुहेली गांगुली।
तो ये क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हटके है लेकिन आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर डाला है। फेसबुक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनका नाम है मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग ने अपने घर में एक रोबोट लगाया है जिसका नाम है जार्विस। तो नाम याद रखिएगा, मार्क जकरबर्ग ने अपने घर में जो रोबोट लगाया है उसका नाम है जार्विस। जार्विस की जो आवाज होगी वो कौन से एक्टर की आवाज होगी, यानी कौन से मशहूर एक्टर हैं इनमें से जिन्होंने अपनी आवाज दी है जार्विस को। तो जार्विस जब भी बोलेगा इस एक्टर की आवाज में बोलेगा। ये एक्टर हैं मॉर्गन फ्रीमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। सैफ अली खान और करीना कपूर के शिशु ने जन्म लिया, उनका एक शिशु हुआ। आपको बता रहा है उनका जो अभी बच्चा हुआ उसका नाम इन्होंने क्या रखा है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, ट्विटर वगैरह पर बहुत लोग बोल रहे थे ये नाम नहीं रखना चाहिए था। तो इन्होंने अपने जो बेटे, इनका बेटा हुआ है उसका नाम रखा है तैमूर अली खान पटौदी। दुनिया का पहला चैट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो लॉन्च किया है कंपनी ने? दोनों नाम बताइए, कंपनी का नाम भी बताइए और दुनिया का पहला चैट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताइए। और ये जो कंपनी है पहले से ही ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फ्री इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इसके क्षेत्र में ये सक्रिय है ये कंपनी। इस कंपनी का नाम है फ्लॉक और दुनिया का पहला चैट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इन्होंने नाम रखा है फ्लॉक ओएस यानी फ्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अभी एक किताब है जो उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते या जिन्हें देखने में बाधा आती है, जिन्हें हम विजुअली इंपेयर्ड कहते हैं। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए इस किताब का विमोचन किया ऋतिक रोशन ने और इस किताब को व्हाइट प्रिंट नाम की कंपनी ने छापा है, जो कि ब्रेल भाषा के अंदर, जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों की भाषा है जिसे वो छूकर पढ़ सकते हैं। व्हाइट प्रिंट कंपनी ये भारत की पहली इंग्लिश लाइफस्टाइल मैगजीन है जो कि ब्रेल के अंदर आती है। तो इस कंपनी ने इस मैगजीन को निकाला है। आपको बताना है मैगजीन का नाम क्या है। इस मैगजीन का नाम रखा गया है टेक्टा बैट, टेक्टा बैट। और यहां पे टेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे टेक्टाइल सेंसेशन, आप छूकर अगर किसी चीज के बारे में बता सकते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्टाइल सेंसेशन। तो नाम है टेक्टा बैट। इनमें से किस व्यक्ति को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट दोबारा चुन लिया गया है 2017 से 2020 तक के लिए? इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। ये बहुत पहले हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं और इंडियन पॉलिटिशियन हैं, एनसीपी पार्टी के हैं। इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। भारत के जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अभी अभी इरूलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट के अंदर वो इसे ले आए। इरूलर एक ऐसा वर्ग है जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के अंदर ले आए। आपको बताना है इरूलर कम्युनिटी कहां पर रहती है, या ये जाति जिसे कहते हैं ट्राइब, इरूलर जाति कौन से केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी की है। और इसी के साथ ये यूनियन टेरिटरी भारत की पहली यूनियन टेरिटरी ऐसी हो गई है, ये यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसको अपनी पहली शेड्यूल्ड ट्राइब मिल गई है, क्योंकि इरूलर कम्युनिटी को प्रेसिडेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया है। तो ये ट्राइब रहती है पुडुचेरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुडुचेरी, इसके मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और पुडुचेरी की गवर्नर हैं किरण बेदी। उस स्कीम का क्या नाम है जो भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, उसमें अनुसंधान की तरफ जाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एज अ करियर एक स्कीम स्टार्ट की गई है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है? और इस स्कीम के अंदर जो बायोटेक की लैब्स हैं, जो तकनीकी प्रयोगशालाएं हैं, वो स्कूल्स के अंदर बनवाई जाएंगी जिससे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लें। तो इस स्कीम का नाम रखा है ब्लिस, और ब्लिस की फुल फॉर्म है बायोटेक लैब्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। बायोटेक लैब्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स यानी कि शॉर्ट में ब्लिस। वित्तीय शरत अभियान यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं विसाका। तो विसाका हमारे कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है ये स्कीम? मैं रिपीट करता हूं, भारत में अब हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए एक मिनिस्ट्री है हमारी जिसने लॉन्च की है एक स्कीम। इसका नाम रखा है वित्तीय साक्षरत अभियान यानी शॉर्ट में बोलते हैं विशाखा। यह लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं
प्रकाश जावड़ेकर। सो मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 2018 का महिला हॉकी वर्ल्ड कप 7 से 21 जुलाई 2018 को खेला जाएगा। अभी इसमें 2 साल हैं, लेकिन यह भी न्यूज में रहा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये अनाउंस किया हमारी जिसे बोलते हैं FIH, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। तो आपको यह बताना है कि जो महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहां पर खेला जाएगा, ये कौन से शहर के अंदर खेला जाएगा। 2018 जुलाई 7 से 21 तक ये खेला जाएगा लंदन में, और लंदन राजधानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में अगर आप स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला देते हैं तो ये बन जाता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हैं तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है और वेल्स की कार्डिफ है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन, यानी आधार कार्ड से ये कैशलेस हस्तांतरण का एक इकाई ये लॉन्च की है। इसका नाम रखा है आधार पे, और ये इन्होंने अकेले नहीं की। भारत में UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये लॉन्च की है। तो आपको बताना है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है आधार पे नाम का आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन। ये लॉन्च किया है IDFC बैंक ने। IDFC बैंक ने। तो अगला सवाल, इनमें से किस व्यक्ति को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा हैदराबाद के अंदर उर्दू भाषा में अपने योगदान के लिए एक प्राइज मिला है, एक ऑनररी डॉक्टरेट मिला है। ऑनररी डॉक्टरेट का मतलब ये होता है ये नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने इसे ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो ये एक्टर हैं शाहरुख खान, और ये जो इन्हें सम्मान मिला ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 6ठे कॉन्वोकेशन में मिला हैदराबाद के अंदर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अभी अभी लॉन्च किया है नगर उदय अभियान। नगर उदय अभियान, इसके बहुत सारे पर्पस हैं। इसमें खासकर वो लोग जो समाज के नीचे तबके से आते हैं इकोनॉमिकली, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। राज्य की जो वेलफेयर स्कीम है, जो लोगों की भलाई के लिए जो स्कीम योजनाएं शुरू होती हैं उनके बारे में, और अंत्योदय योजना के बारे में भी इस राज्य में ये जो सूचना है उसका संचार किया जाएगा। तो ये स्कीम जिसका नाम है नगर उदय अभियान, ये शुरू की हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसने लॉन्च की है पूरे भारत के अंदर डिजिटली सेफ कंज्यूमर नाम का कैंपेन। डिजिटली सेफ कंज्यूमर, डिजिटली सेफ कंज्यूमर का मतलब यह है आजकल हम सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिजिटल के अपने रिस्क भी होते हैं, तो उसके बारे में कंज्यूमर्स को बताना हमारा फर्ज है। तो ये बताएगी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इन्होंने लेकिन ये कौन सी कंपनी के साथ मिलके ये कैंपेन शुरू किया है ये आपको बताना है। डिजिटली सेफ कैंपेन स्टार्ट किया है गूगल कंपनी के साथ मिलके। इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी ये कहां पर लगेगा, इसे लगा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, और ये इस कितने रुपए में लगेगा, 600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो ये सेकंड जनरेशन, इसे आप 2G बोल सकते हैं शॉर्ट में, सेकंड जनरेशन इथेनॉल। इथेनॉल किसको बोलते हैं, जो आप नॉर्मल शराब पीते हैं उसको बोलते हैं इथेनॉल, यानी C2H5OH। तो इसको मीथेनॉल से कंफ्यूज नहीं करना, CH3OH। मीथेनॉल जो होती है वो जहरीली शराब होती है। तो इथेनॉल, इसको आप इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इथेनॉल की ये जो फैक्ट्री है ये लगाई जाएगी भटिंडा के अंदर। भटिंडा पंजाब के अंदर है, सब जानते हैं। और अगर थोड़ा और डीप जाएं, भटिंडा में कहां, तो गांव जिसमें लगाई जाएगी उसका नाम है तरखनवाल गांव। तरखनवाल गांव भटिंडा के अंदर। 25 दिसंबर क्रिसमस डे तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी इस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो हम किस रूप में मनाते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी, तब यह डिसीजन लिया गया था इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। 23 दिसंबर यानी कि ठीक 2 दिन पहले भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे और मशहूर किसान लीडर, तो इनका भी जन्मदिन होता है। ये किस रूप में हम मनाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, और चौधरी चरण सिंह जी भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद नहीं गए। 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन होता है, ये मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में, किसान दिवस। और इसमें 1-2 चीजें आप और याद रखिए, थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं।
चौधरी चरण सिंह जी की जो जो बेटे हैं वो हैं अजीत सिंह। इनकी पार्टी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी में सक्रिय है और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक दल, RLD। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड बहुत मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने अपनी साल के 20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। तो नंबर 1 खिलाड़ी इस साल का कौन रहा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लिस्ट के हिसाब से? ये है भारत के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली इज द आंसर। और अभी बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अपनी टीम ऑफ द ईयर में विराट कोहली को नहीं रखा। तो इसके लिए आईसीसी की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि विराट कोहली ज्यादातर जो मैचेस हैं उनमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद भी आईसीसी ने अपनी टीम ऑफ द ईयर में विराट कोहली को नहीं रखा। तो अगला सवाल आईसीसी पे है। आईसीसी ने शहीद विजय सिंह पार्थिक स्पोर्ट्स स्टेडियम को अप्रूव कर दिया है। अब ये इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हुआ करेंगे, चाहे वो वनडे मैच हो चाहे वो टेस्ट मैच हो, सारे मैचेस हुआ करेंगे इस स्टेडियम के अंदर, क्योंकि आईसीसी ने इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैचों का दर्जा दे दिया है। आपको बताना है शहीद विजय सिंह पार्थिक स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत के कौन से शहर के अंदर है। ये स्टेडियम भारत के कौन से शहर में है? ये है नोएडा में। नोएडा है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। और शहीद विजय सिंह पार्थिक जो थे ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे खुद, बल्कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो इस तरह के जो भी भारत के इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी बहुत सराहना की है बहुत बार। और राजस्थान को एकजुट रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ये भी पूछ सकते हैं कि शहीद विजय सिंह पार्थिक जी ने जो 2 न्यूज़पेपर निकाले थे उनका क्या नाम था? तो एक के ये एडिटर थे, 2 इनफैक्ट न्यूज़पेपर थे जिनके एडिटर थे। एक का नाम है राजस्थान केसरी और दूसरे का नाम है नवीन राजस्थान। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में थे तो ये न्यूज़पेपर भी ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाते हैं, इसीलिए राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान नाम का न्यूज़पेपर उसके एडिटर कौन थे? इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक चक्रवात आया, एक बहुत ही तेज हवाओं का टाइफून आया, सुपर टाइफून, जिसकी स्पीड 255 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा आंकी गई है? इस टाइफून का नाम है नॉक 10, लेकिन इस देश में इसको बोलते हैं नीना। तो नीना जो टाइफून है अभी अभी आया फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला वही शहर है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। चेतन रामाराव, इनका निधन हो गया। इनका संबंध कौन से फील्ड से था? 76 साल के थे चेतन रामाराव, और ये थे मशहूर कन्नड़ फिल्मों के एक्टर। तो इनका संबंध था सिनेमा से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कन्नड़ फिल्मों के वो मशहूर एक्टर कौन थे, या फिर ये भी आ सकता है कि चेतन रामाराव जो जिनका भी देहांत हुआ वो एक्टर थे, वो कौन सी भाषा के एक्टर थे या कौन से राज्य के एक्टर थे। तो सवाल को 3-4 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। चेतन रामाराव कन्नड़ भाषा के एक्टर थे और इनका मैसूर के हॉस्पिटल में निधन हो गया। 350 से ज्यादा फिल्में इन्होंने की थी। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला फंक्शनल पेसमेकर सेल्स यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल को डेवलप किया है? इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए, हमारा जो दिल होता है हार्ट, उसके अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एसए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड। और साइनो एट्रियल नोड क्या करता है? वो ऐसी तरंगे छोड़ता है जिससे हमारा दिल सक्रिय रहता है। तो साइनो एट्रियल नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइनो एट्रियल नोड के बाद होती है एवी नोड। तो साइनो एट्रियल नोड इसको पेसमेकर बोलते हैं, और एवी नोड इसको जो हार्ट का नीचे वाला हिस्सा है वहां पर लेकर जाती है, जहां पर फिर परकिंजी फाइबर और दूसरे जो हार्ट के एरियाज हैं वहां पर ये तरंगे इनका संचार होता है। तो पेसमेकर सेल्स अब हमारे स्टेम सेल से भी, और स्टेम सेल हमारे प्रोजेनाइटर यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, उनसे अब साइनो एट्रियल नोड के सेल बनाए जा सकते हैं। ये डिस्कवरी की है कनाडा के वैज्ञानिकों ने। कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं लिबरल पार्टी के लीडर, उनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कितनी दवाइयों का पैसा यानी उनकी जो खरीदने की रकम है वो कम कर दी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने? ये असेंशियल ड्रग कैटेगरी में आती हैं। असेंशियल ड्रग का मतलब क्या होता है? असेंशियल ड्रग वो ड्रग होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, अनिवार्य होती हैं। तो अनिवार्य दवाइयां कितनी हैं जिनका दाम फिक्स कर दिया है, कम कर दिया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है, जिससे जो गरीब लोग हैं वो इसे खरीद सकें। इन दवाइयों का नंबर है 50। हमारी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है जिसको बोलते हैं IRDAI, इसने भारत में कितने ऐसे कंपनी हैं जिनको री इंश्योर की
परमिशन दे दी है, यानी अब ये री इंश्योरेंस भारत के अंदर ये इसका बिजनेस कर सकती हैं। तो ग्लोबल री इंश्योरर कितने हैं जिन्हें IRDAI की अनुमति मिल गई है भारत में अपनी शॉप्स खोलने के लिए री इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर? इनका नंबर है 5। 5 ये 5 कौन से हैं ये आपको जानना जरूरी नहीं है। इकरा ICRA के हिसाब से ये हमारी खुद की भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हालांकि दुनिया की जितनी भी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनमें से एक भी भारतीय नहीं है। अगर मैं बात करूं दुनिया की सबसे बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तीनों अमेरिका की हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, जैसे मूडीज, जैसे फिच, ये सब अमेरिकी हैं, भारत की एक भी नहीं है। खैर, भारत के पास अपनी इकरा है। इकरा ने कहा है कि भारत 2016-2017 में भारत का ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ कितना होगा, GVA ग्रोथ भारत का इकरा के हिसाब से कितना होगा। इकरा ने एस्टिमेशन दिया है 6.6%। अभी अभी मोस्ट वेल रेड सिटी इन इंडिया, यानी कि मोस्ट अवेयर, यानी इस शहर के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा अवेयर रहते हैं, उन्हें पता होता है आसपास क्या चल रहा है, वो बहुत ज्यादा वेल रेड है। तो मोस्ट वेल रेड सिटी इन इंडिया, ये एक सर्वे हुआ अमेजॉन इंडिया द्वारा। इसमें दिल्ली का क्या स्थान था? दिल्ली कौन से नंबर पे आती है भारत की सबसे ज्यादा सूचित, जिसे कहते हैं वेल रेड सिटी इन इंडिया? दिल्ली का स्थान है नंबर 1। नंबर 1। और इसमें और भी सिटीज आई हैं। दिल्ली तो नंबर 1 पे आई है, दूसरे नंबर पे आई है बेंगलुरु और तीसरे नंबर पे आई है मुंबई। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने रेलवेज के साथ प्रोजेक्ट साइन किए हैं 45,000 करोड़ रुपए के। कौन सी राज्य की सरकार के साथ साइन किए हैं? यानी इस राज्य में रेलवेज अपना जो नेटवर्क है वो बिछाएगा, कनेक्टिविटी जिससे हो सके। तो रेलवेज किस राज्य में इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 करोड़ रुपए? इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है, बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इनमें से कौन सी स्कीम है जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि वो हर साल की बजाय अब अगले जो 3 साल बचे हैं सरकार के लगभग, उनकी अनुमति एक साथ दे देगी? ये स्कीम कौन सी है और ये अनुमति क्यों देगी? जिससे ये स्कीम अच्छे से लागू हो पाए, इसमें रुकावटें कम आए, रेड टेप यानी लाल फीताशाही कम हो। तो इसीलिए हर साल पहले परमिशन चाहिए होती थी इस स्कीम को लागू करने के लिए, लेकिन अब अगले 3 साल के लिए एक साथ ही परमिशन मिल जाएगी। ये स्कीम है अमृत। तो याद रखिए, अमृत और अमृत में जमीन आसमान का फर्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अमृत के बारे में बता देता हूं जो कि आंसर है। अमृत स्कीम है जो हमारे शहर हैं वो पुराने तरीकों से बने हुए हैं, तो उनमें नवीनीकरण, आधुनिकरण की आवश्यकता है। उसके लिए जो स्कीम है वो है अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं रिपीट करता हूं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है अमृत। और अमृत स्कीम है जिसमें जो दवाइयों की दुकान खोली है सरकार ने पूरे भारत में, वहां पर सस्ती दवाइयां मिलती है, उसको बोलते हैं अमृत। तो अमृत की जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि अमृत। और भारत में पहला अमृत स्टोर खोला गया था एम्स दिल्ली के अंदर। और ऐसी एक और स्कीम भी है जन औषधि। जन औषधि भी स्कीम है जिसमें सस्ती दवाइयां बेची जाती हैं। जन औषधि स्टोर के अंदर पहला जन औषधि स्टोर खोला गया था अमृतसर के सरकारी अस्पताल में। ट्विटर सेवा जो कस्टमर्स हैं उनकी शिकायतें सुनने के लिए, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए ये स्कीम ये अभी अभी चलाया। ट्विटर सेवा कौन से मंत्रालय के द्वारा ट्विटर सेवा चलाई गई? ट्विटर सेवा एक कस्टमर सर्विस रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, यानी जो ग्राहक हैं उनकी शिकायतें सुनने के लिए, उनके निवारण के लिए ये प्लेटफॉर्म, और इसका भरपूर इस्तेमाल किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, कुछ समय से बीमार चल रही हैं, उनका जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो बदले गए हैं। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दीनानाथ भार्गव, इनका अभी अभी निधन हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनानाथ भार्गव कौन थे, किस फील्ड से थे? तो याद रखिए, दीनानाथ भार्गव का एक बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन था। हमारा जो नेशनल एम्बलम है यानी राष्ट्र चिन्ह है वो है अशोक चिन्ह, और अशोक चिन्ह के ये वन ऑफ द डिजाइनर्स थे। अशोक चिन्ह की जो स्केचिंग की थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट। 89 ईयर्स के थे, इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, दीनानाथ भार्गव। हमारे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी नाम है जिस पार्टी के ये हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिससे जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उनका
फास्ट तरीके से निवारण हो सके, इस ऐप का नाम क्या है? और इन्होंने सिर्फ मोबाइल ऐप ही लॉन्च नहीं करी, इसके साथ एक चीज और लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन कंज्यूमर मीडिएशन सेंटर। यानी कि ये एक वेब पोर्टल की तरह काम करेगा। आप इस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिससे इनका निवारण बहुत ही स्पीडीली किया जा सके। इस ऐप का नाम रखा गया है स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क जानते हैं? कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है? कंज्यूमर होता है जो उस चीज को यूज करता है, और कस्टमर होता है जो उस चीज को खरीदता है। लेकिन कंज्यूमर और कस्टमर एक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चॉकलेट खरीदने जाता हूं, तो उसको खरीदने वाला यानी कस्टमर भी मैं हूं, और उसको खाने वाला भी मैं हूं यानी कंज्यूमर भी मैं हूं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल खरीदने जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल, तो कस्टमर तो आप हैं पर उसको यूज आप नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर उसका हो गया आपका बेटा, आपका शिशु। तो ये फर्क होता है कस्टमर और कंज्यूमर में। हमारे देश में नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? हर साल। और नेशनल कंज्यूमर डे का इस बार जो थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल। यानी कि कंज्यूमर्स की जो डिस्प्यूट्स होती हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, अब वो ट्रेडिशनल दकियानूसी तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें नए उपाय अपनाने होंगे। और इसीलिए हमारे जो नेशनल जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने ऑनलाइन ये स्टार्ट किया है। तो नेशनल कंज्यूमर डे हर साल हम कब मनाते हैं? और नेशनल कंज्यूमर डे का एक ही पर्पस होता है, और वो पर्पस ये होता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता जो हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा सके। ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, 23 को होता है किसान दिवस, और 25 को होता है गुड गवर्नेंस डे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के बीच में होता है नेशनल कंज्यूमर डे। नबार्ड, भारत का जो रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए जो बैंक है, 1982 में बना था नबार्ड। नबार्ड एक पोलावरम इरिगेशन यानी सिंचाई का प्रोजेक्ट बना रहा है, मल्टीपर्पज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये भारत के कौन से शहर में बना रहा है? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट नबार्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें कितना पैसा लगेगा? इसमें देखिए क्या इत्तेफाक है, 1982 करोड़ लगेगा। और नबार्ड बना था 1982 में, और पैसा कितना लगेगा? 1982 करोड़। तो ये बड़ा आसान हो गया ये काम। तो नबार्ड पोलावरम प्रोजेक्ट कहां बना रहा है? आंध्र प्रदेश में बना रहा है। आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वो है चंद्रबाबू नायडू की, और पार्टी का नाम है तेलुगु देशम। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती। इनमें से कौन से देश की एयर स्पेस रेगुलेटर है, यानी वो इकाई जो वहां की सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन विभाग की सारी उसको रेगुलेट करती है, उसका संचालन करती है, जिसने ड्रोन डिलीवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो अपने जो डाक सेवा है, जो पोस्टल विभाग है, वो ड्रोन से डिलीवरी किया करेगा। तो इतना एडवांस ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है फ्रांस ने। फ्रांस में अब जो डाक आएगी घर पे, वो ड्रोन्स के थ्रू आएगी। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया है ड्रोन डिलीवरी प्रोग्राम। दुनिया का पहला देश बना है जिसकी पोस्टल सर्विस यानी जो पब्लिक सेक्टर की जो सर्विस है, वो उसके लिए स्टार्ट किया है फ्रांस ने। इनमें से कौन से लेखक और कवि हैं जिन्हें 25वां बिहारी पुरस्कार मिला है? 2015 के लिए इन्हें यह सम्मान मिला के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और इनकी जो कविताओं का संग्रह है जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है, उसका नाम है कथा सून आवे है शबद। कथा सून आवे है शबद। तो यह भी याद रखिए किसने लिखी है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो ये जो सम्मान है ये मिला है भगवती लाल व्यास जी को। भगवती लाल व्यास। और इन्होंने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखनी है, और वो है कथा सुनावे है शब्द। वो कौन से सिख खिलाड़ी हैं? ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और सिख हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए हो सकता है अब ये खेलें, क्योंकि पाकिस्तान के जो 30 सबसे उभरते क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनमें इनका नाम आया है। और ये पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो सिख धर्म के हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। इनका नाम क्या है? और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत फेमस एक गुरुद्वारा है। ये जो सिख खिलाड़ी हैं ये ननकाना साहिब लाहौर से हेल करते हैं, वहाँ से। तो इनका नाम है महिंदर पाल सिंह। महिंदर पाल सिंह। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी विधानसभा के अंदर, जिसमें इस राज्य की 17 सबकास्ट जो ओबीसी दर्जे में आती हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आती हैं, उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर ले आए? तो ये सीधा सीधा चुनावी एक हथकंडा है कि जो ओबीसी हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट के अंदर ले आओ। तो 17 सबकास्ट हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया गया है। और ये 17
जो कौन सी हैं ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य हैं, जैसे कश्यप है, जैसे प्रजापति है, माझी है, ये सब अब इस राज्य में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आएंगे। तो ये पास किया है रेजोल्यूशन उत्तर प्रदेश ने, अखिलेश यादव ने ये पास किया है। बीजू शिशु सुरक्षा योजना। शिशु, शिशु मतलब होता है बच्चा, जो नवजात जो भी पैदा ही हुआ है। तो बीजू शिशु सुरक्षा योजना ये बच्चों को HIV एड्स से बचाने के लिए, खासकर यतीम बच्चों को, जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो किसी अनाथालय में पल रहे हैं, इस तरह के बच्चे, उनको एड्स से, HIV पॉजिटिव वायरस से बचाने के लिए शुरू की गई है बीजू शिशु सुरक्षा योजना। कौन से राज्य ने शुरू की है ये? और इसमें हिंट क्या है? बीजू, बीजू मतलब बीजू पटनायक, और बीजू पटनायक की पार्टी ही राज कर रही है, जिसे बोलते हैं बीजू जनता दल, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके बेटे। तो आंसर है ओडिशा। भारत ने इनमें से कौन सी टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता चौथे वुमेन्स अंडर 18 एशिया कप में, जो कि बैंकॉक के अंदर अभी अभी खत्म हुआ है? इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल कौन सी कंट्री को हरा के जीता? हालांकि भारत जापान से हार गया था, इसीलिए फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो थर्ड पोजीशन के लिए मैच हुआ दोनों टीम्स के बीच में, भारत ने हराया दक्षिण कोरिया को, यानी साउथ कोरिया को। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, क्या आप बता सकते हैं? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों देशों में भी बहुत फर्क है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। कौन से पूंजीपति हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टाटा के अंदर आजकल रस्सा कस्सी चल रही है, बहुत कीचड़ उछाली जा रही है। तो टाटा ग्रुप की सारी न्यूज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक चीज और हुई है, टाटा ग्रुप ने उनकी 3 कंपनियों के, एक नहीं 3 बहुत बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर और टाटा केमिकल, इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी इस व्यक्ति की, तीनों से निकाल दिया। और इन्होंने इन पर केस भी कर दिया कंपनी के ऊपर। और इतना ही नहीं, केस ही नहीं किया, बल्कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसके पास भी शिकायत दर्ज की है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये व्यक्ति कौन है? ये है नस्ली वाडिया। नस्ली वाडिया जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके पोते हैं, और वाडिया ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। नस्ली वाडिया, नस्ली वाडिया, नेस वाडिया जो मशहूर बिजनेसमैन है, उनके फादर हैं। और इनकी वाइफ जो एक्स वाइफ है मॉरिन वाडिया, वो ग्लैडरैक्स मैगजीन की संपादक भी रह चुकी हैं। तो ये सब चीजें, कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इन बिजनेसमैन का नाम है नस्ली वाडिया। और साइरस मिस्त्री ने भी केस कर दिया है टाटा सन्स के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो टाटा सन्स है उनमें, हालांकि टाटा सन्स में सबसे बड़ा हिस्सा साइरस मिस्त्री का ही है। साइरस मिस्त्री, इनके भाई शपूर मिस्त्री और इनके पापा पलोंजी मिस्त्री का 18% हिस्सा है टाटा के अंदर। लेकिन उसके बाद भी इन्हें हटा दिया गया, वोटिंग हुई थी तो उसमें हटा दिया गया। तो इन्होंने भी केस कर दिया है। और रतन टाटा ने भी इन पर इल्जाम लगाए हैं कि इन्होंने जो कंपनी का नाम है वो खराब किया है। तो टाटा की जो सारी न्यूज आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप नाम याद रखिए, नस्ली वाडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो उनकी मान्यता रद्द कर दी है? अगले इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये फ्रॉड पॉलिटिकल पार्टी है, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की धांधली होती थी। इसके अलावा ये एक्टिव भी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसी पार्टी हैं जो सक्रिय भी नहीं है। तो कितनी पार्टी हैं जो अगले इलेक्शन से एलिमिनेट कर दी गई हैं, उनका नाम हटा दिया गया है? इन पार्टीज का नंबर है 200। ममता योजना, ये कौन से राज्य ने शुरू की है? इसमें जो प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं और लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो ममता योजना कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। ममता देख के आपको यह ना लगे कि ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल आंसर है, नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो पश्चिम बंगाल रखा कि देखते ही आप मार्क करेंगे पश्चिम बंगाल। नहीं, ये पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट नहीं की, ये स्टार्ट की है ओडिशा ने, नवीन पटनायक ने। इनमें से कौन सी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने एक नई पहल करी है? ये पहल क्या है कि जो लोकल जो म्यूल होते हैं, म्यूल मतलब जो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को का प्रजनन से जो प्रोडक्ट होता है उसे म्यूल बोलते हैं, खच्चर आप बोल सकते हैं इसे, या जो लोकल कुत्ते हैं, पोनीज हैं, यैक हैं, ये सब जो हाई बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलते हैं जानवर। तो उनको ये रिक्रूट करेंगे, उनको मतलब अपना जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बर्फीले रास्तों पर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कदम उठाया है भारत की कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स ने? ये चारों की चारों हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं। असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF।
तो लोकल जो है जितने भी जानवर हैं इनको यूज करेगी हमारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। बहुत ऊंचाई पे रहती है ये, 3500 किलोमीटर लगभग हमारा बॉर्डर है जो जिसे गार्ड करती है, जो शुरू होता है लद्दाख में काराकोरम पास से लेके अरुणाचल प्रदेश में जचेपला पास तक। टोटल कितना? 3500 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, ये एक कैंसर सेंटर है और इसके अलावा एक 150 बेड का ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसका इनॉग्रेशन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये कैंसर सेंटर और हॉस्पिटल ये कहां पर बनाया गया, जिसका अभी अभी उद्घाटन किया गया, 22 तारीख को ये उद्घाटन किया गया, ये बनाया गया है इनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के अंदर। सो आंसर है वाराणसी। ग्लोबल वेज रिपोर्ट के हिसाब से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जो जेंडर गैप है बहुत ज्यादा है, खासकर सैलरीज को लेकर। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 1 घंटा काम करने के लिए जितना पैसा मर्द को मिलता है उसका 33%, यानी कि जो मैन है वो 33% ज्यादा कमाते हैं महिलाओं से 1 घंटा सेम काम करने के लिए। इसको बोलते हैं जेंडर गैप। और जेंडर गैप में भारत अभी भी बहुत ज्यादा है। मेल और फीमेल के बीच में जो बराबरी है वो अभी भी बहुत कम है हमारे देश के अंदर। इसमें से कौन सा कंट्री है जिसने दुनिया का पहला सोलर पैनल रोड बनाया है? उसका इनॉग्रेशन किया है अभी अभी। सोलर पैनल रोड अभी तो बहुत छोटे एरिया के अंदर बनाया है। ये देखना चाहते हैं कि ऐसा रोड सक्सेसफुल हो पाता है भी नहीं, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये पूरे देश में इसको बना देंगे। इसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है आप किसी चीज को बहुत व्यापक बड़े स्तर पर करने से पहले कहीं छोटी जगह करके देख लीजिए कि वो सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पहला दुनिया का सोलर पैनल रोड ये बनाया है फ्रांस ने। फ्रांस ने कहां पे बनाया है? फ्रांस ने बनाया है नॉर्मंडी के अंदर। ये 1 किलोमीटर का सिर्फ रोड बनाया है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर पूरे फ्रांस में इसी तरह के रोड बिछाए जाएंगे। हमारा जो डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी है गुजरात बेस्ड, जैसा मैंने बताया अमूल 200 करोड़ रुपए की लागत से अपना सेंट्रलाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बना रही है पश्चिम बंगाल में। कहां पर यह प्लांट लगा रही है? अमूल सेंट्रलाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पश्चिम बंगाल में कहां पर लगा रही है? इस जगह का नाम है हावड़ा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा रही है। और हावड़ा में कहां लगा रही है? इस जगह को बोलते हैं संकरेल फूड पार्क। संकरेल फूड पार्क इन हावड़ा, वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इजी पे? और नाम से ही पता चल रहा है इजी पे यानी कि जो पैसों का हस्तांतरण है कैशलेस, उसके लिए ये ऐप लॉन्च हुई है। लेकिन इस ऐप में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डिजिटल वॉलेट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं पेटीएम की तरह, या आप जो प्लास्टिक मनी है क्रेडिट और डेबिट कार्ड उसकी तरह भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। उसमें उनके मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे विकल्पों वाली ऐप किसने लॉन्च की है? ये ऐप लॉन्च की है आईसीआईसीआई बैंक ने। वो कौन से कवि हैं जिन्हें 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है? इनको मिलेगा 52वां ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। कौन से कवि को यह अवार्ड मिलेगा? इन कवि का नाम है शंख घोष। बंगाली भाषा के कवि हैं शंख घोष। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्हें शहद बनाने वाली कंपनी एपिस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन से भारतीय खिलाड़ी को एपिस इंडिया शहद हनी बनाने वाली कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। बहुत ही ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्पोर्ट्स में इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स चारों खाने चित हो जाते हैं। 4 खिलाड़ी बता रहा हूं, डेबोरा हेरोल्ड, काजिया वर्गीस, पी सानू राज और अमरजीत सिंह नेगी। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? कौन सा खेल खेलते हैं डेबोरा हेरोल्ड? ये 2 महिलाएं हैं, डेबोरा हेरोल्ड और काजिया वर्गीस, और ये 2 मर्द हैं, पी सानू राज और अमरजीत सिंह नेगी। ये करते हैं साइकिलिंग। और ये अभी भी न्यूज में क्यों रहे? न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि 69th 69वीं नेशनल, हमारी जो सीनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी केरल के अंदर, करियावट्टॉम के अंदर, केरल, वहां पर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। डेबोरा हेरोल्ड
जीत गई। उन्होंने कजिया वर्गीज को हराया, और कजिया वर्गीज और डेबोरा हेरोल्ड भारत की दो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित साइकिलिस्ट हैं। तो डेबोरा हेरोल्ड के बारे में कुछ बता देता हूं। ये अंडमान एंड निकोबार से हैं, सुनामी सर्वाइवर हैं, और वर्ल्ड के टॉप 10 में आ चुकी हैं। नंबर 4 है दुनिया में इनका स्थान। दुनिया की चौथी सबसे अच्छी साइकिलिस्ट है इस वक्त ये। केजिया वर्गीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल से हैं। पी सानुराज ये सर्विसेज से हैं, और अमरजीत सिंह नेगी ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। अमरजीत सिंह नेगी रेलवेज को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे साइकिलिंग स्पोर्ट के अंदर है। दिल्ली के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया? तो ऐसा माना जाता था कि केंद्र सरकार ने इन्हें अपने एक पिट्ठू की तरह इस्तेमाल किया और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया। खैर, जो भी इल्ज़ाम हो, इनका नाम है नजीब जंग। नजीब जंग तो ये थे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत सरप्राइज था। पहले ऐसा, मतलब अभी भी इनका जो टेन्योर था उसमें काफ़ी टाइम बचा था, लगभग 1.5 साल बचा था। इसमें बाकी ऑप्शन भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सी विद्यासागर राव ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के हैं। पहले कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा और पंजाब दोनों के थे, तो पंजाब के नए गवर्नर बना दिए गए वीपी सिंह बदनौर, तब कप्तान सिंह सोलंकी सिर्फ हरियाणा के हैं। तो गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है? तेलंगाना का शहर है ये। तेलंगाना का, ये चारों शहर तेलंगाना के हैं। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षण के लिए एक क्लास ली, और ये इसमें 21,276 लोगों ने हिस्सा लिया। लड़कियों ने और महिलाओं ने हिस्सा लिया। बेसिकली महिलाओं को आत्मरक्षा कैसे की जाए उस पे एक ये क्लास थी। इसमें 21,276 महिलाओं ने हिस्सा लिया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ डिफेंस क्लास का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कौन से शहर की पुलिस ने बनाया है? तेलंगाना के अंदर ये बनाया है वारंगल की पुलिस ने। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ब्राह्मणी रिवर पैलेट लिमिटेड नाम की कंपनी खरीद ली है? और यह कंपनी किसकी है? एएमटीसी की कंपनी है। 100% कंपनी खरीद ली है, 100% इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं। तो कौन सी बहुत बड़ी कंपनी ने ब्राह्मणी रिवर पैलेट लिमिटेड नाम की कंपनी को खरीद लिया है? यह कंपनी है टाटा स्टील। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा स्टील वैसे खुद भी बहुत भारी लॉस में है, क्योंकि इन्होंने जो यूरोप के अंदर कोरस स्टील को ऑक्यूपाई किया था उससे इनको बहुत नुकसान हुआ था। कौन सी कंट्री के वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने जो स्टेम सेल होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के एमनियोटिक फ्लूइड से ये पता किया है कि ये स्टेम सेल जो महिलाओं की जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उसको दोबारा मजबूत कर सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है आप जानते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड ये वैसे एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जो बैन है। ये बता सकता है एमनियोटिक फ्लूइड की जो होने वाला बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एमनियोटिक फ्लूइड के जो सेल होते हैं अगर उनको ढंग से हार्वेस्ट किया जाए, कल्चर किया जाए, तो वो हेल्प कर सकते हैं वीक बोन को, कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करने में। कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने ये पाथ ब्रेकिंग रिसर्च किया है? ये रिसर्च किया है यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने। उस वेबसाइट का, उस वेब पोर्टल का क्या नाम है जो पीयूष गोयल कौन है? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है। किस चीज के लिए? पावर के लिए, कोयले के लिए, जैविक ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, माइंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं पीयूष गोयल हमारे यूनियन मिनिस्टर। तो पीयूष गोयल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिससे जो सरकारी कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं दोनों कोयले का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें? इसका नाम रखा गया है कोल मित्र। कोल मित्र। कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? जैसे हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से कौन से देश की स्पेस एजेंसी है जिसने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया सॉलिड फ्यूल रॉकेट? इस रॉकेट का नाम है एप्साइलॉन 2। एप्साइलॉन 2 नाम का रॉकेट ये कौन से देश ने छोड़ा है अपने यूचिनोरा स्पेस सेंटर से? तो इस देश की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं जाक्सा, और जाक्सा का मतलब होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी आंसर है जापान, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इनमें से कौन से देश ने फीफा की टीम ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है? क्योंकि इस नंबर 1 इन्होंने फिनिश किया है। मतलब कहने का, जैसे आईसीसी रैंकिंग होती है कि साल जब खत्म हुआ तो इस साल की नंबर 1 टीम कौन रही, इसी तरह फीफा जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है उसके हिसाब से इस साल की नंबर 1 टीम कौन सी रही? नंबर 1 चल रही है रैंकिंग में। इनके पॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। ये टीम है अर्जेंटीना। और भारत कौन से नंबर पे है? भारत 135वें नंबर पे है दुनिया में। तो भारत ने 2016 फिनिश किया एट रैंक 135। ये भारत के हिसाब से बहुत अच्छी रैंक है,
क्योंकि भारत की इससे पहले जो सबसे अच्छी रैंक थी वो 2009 में थी, वो थी 134। यानी भारतीय फुटबॉल में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। कौन से राज्य की सरकार ने एक सेहत बीमा स्कीम शुरू की है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा है अटल अमृत अभियान? रिपीट करता हूं, अटल अमृत अभियान, जो कि इस राज्य में सेहत बीमा प्रोवाइड करेगी इस राज्य में होने वाले जो डिजीज हैं, जो व्याधियां हैं उनके खिलाफ। तो अटल अमृत अभियान शुरू किया है असम ने। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं, नाम देखिए अटल। पहली बात तो राज्य की स्कीम है, तो अगर कांग्रेस का राज्य कोई हो तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे तो नाम बिल्कुल नहीं रखेगा स्कीम का, वो रखेगा राजीव गांधी जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे। तो अटल अमृत अभियान, इसलिए मैंने जो चारों ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, चारों में बीजेपी की सरकार है। तो याद रखिए, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ऑप्शंस बनाता हूँ, तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। और ये अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अलग तरह से आपका दिमाग खुलता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चलती हैं, बहुत सारे आपके तथ्य पता चलते हैं। तो इसलिए हमारे जो वीडियोज़ हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा देश है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो भारतीय सिटीजन हैं हिंदू, उनकी जो उनको जो रजिस्ट्रेशन करने की जो फी होती है वो 15,000 रुपए से घटा के सिर्फ 100 रुपए कर दी है। यानी इस देश में जो माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं, वो माइनॉरिटी में है। नेपाल को छोड़ के ज़्यादातर जो हमारे पड़ोसी हैं सब में हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है। नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी है और भारत में भी हिंदू मेजॉरिटी है। तो हमारे कौन से पड़ोसी देश में जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो अगर वो अपने आप को भारतीय नागरिक के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसका पहले प्राइस देना पड़ता था 15,000 रुपये, अब देना पड़ेगा सिर्फ 100 रुपये। तो ये कौन से देश के लोगों के लिए किया गया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने मलेरिया से निपटने के लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है दमन? दमन की फुल फॉर्म क्या है? दुर्गम अंचलार मलेरिया निराकरण। दुर्गम अंचलार मलेरिया निराकरण नाम का जो ये स्कीम है, ये कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? मलेरिया को भगाने के लिए, मलेरिया से निपटने के लिए, मलेरिया पर कंट्रोल पाने के लिए 120 करोड़ रुपए इस पर लगाए जाएंगे। ये किया है ओडिशा की सरकार ने। तो मेरे ख्याल से ये उड़िया भाषा है। ओडिशा की सरकार ने ये स्कीम चलाई है मलेरिया से निजात पाने के लिए। और मलेरिया जो है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया आप जानते हैं मच्छर के काटने से फैलता है, उसे बोलते हैं फीमेल एनोफिलीस। फीमेल एनोफिलीस। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो 7600 करोड़ रुपए की लागत से एक सिंचाई की स्कीम बना रही है, जिसने शुरू की है, और इसका नाम इन्होंने रखा है मशहूर स्वतंत्रता सेनानी श्री परबती गिरी जी के नाम पे? तो सिंचाई के लिए जो योजना है ये 7600 करोड़ रुपए की इस सरकार ने स्टार्ट की है, और इसका जो नाम रखा है वो रखा है पर्वती गिरी जी के नाम पे। तो ये किसने किया है? ये किया है अगेन ओडिशा की सरकार ने। तो आप देख सकते हैं कि जो ओडिशा की सरकार है वो, उस पर कम से कम भी 6 क्वेश्चन है इस हफ्ते। तो आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आंसर आप याद रखिए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने एक लॉ, एक कानून बनाया है कि वो जो भी ऐसी इंडस्ट्री हैं, ऐसी जो इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, उनसे एनवायरमेंट टैक्स लेगी? एनवायरमेंट टैक्स लेगी। तो ये कौन सी कंट्री ने कानून बनाया है? ये कंट्री है चाइना, जो कि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के तीसरे खिलाड़ी बने, जिसे कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला दिया है इनको आईसीसी ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने। शानदार प्रदर्शन किया पूरे साल। इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। और एक बात और याद रखिए, जो ये ट्रॉफी मिलती है साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, इस ट्रॉफी को बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और ये भारत के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद, जिन्हें वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड ट्रॉफी मिली है। राहुल द्रविड़ को ये ट्रॉफी मिली थी 2004 में, सचिन तेंदुलकर को मिली थी 2010 में। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी विदेशी बैंक हैं उन पे पेनल्टी लगाई है? पेनल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 की
फेमा जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। इसीलिए कितने बैंकों पर फाइन लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है। इन बैंकों के नाम आपको पता होने जरूरी नहीं है। टोटल नंबर है बैंक का 5। प्रतिकार प्रथम, प्रतिकार प्रथम ये दो देशों के बीच में पहली, अपने इतिहास में इन दो देशों के बीच में आज तक कभी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई। पहली बार है ये दो देश आपस में मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका नाम इन्होंने रखा है प्रतिकार 1। कौन से दो देश हैं ये जो मिलके आपस में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? चाइना और नेपाल ये देश हैं, और इनकी एक्सरसाइज होगी अगले साल 10 फरवरी से। सो आंसर है नेपाल एंड चाइना। अर्जेंटीना ने इनमें से कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो फाल्कलैंड आइलैंड है, जो टापू है इनका नाम है फाल्कलैंड आइलैंड। और जो फाल्कलैंड आइलैंड है ये दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर पड़ते हैं। और इनका जो एक तरह से प्रोटेक्टोरेट है ये ब्रिटेन के, यानी इन पर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटेन के एक तरह से ये उसमें आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर आते हैं। ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी कह सकते हैं। फाल्कलैंड आइलैंड जो है, यहाँ पर अर्जेंटीना के वो सोल्जर जो 1982 वॉर के अंदर दफना दिए गए थे, उनके जो शव हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ये कंट्री। तो आप जानते हैं कि जो फाल्कलैंड आइलैंड है ये ब्रिटेन के अंडर आते हैं। सो आंसर है ब्रिटेन। अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो सैनिक जिनका 1982 के युद्ध में निधन हो गया था, शहादत जिनकी हुई थी, उनके शव, उनकी पहचान की जाएगी। और ऐसे टोटल नंबर ऑफ सैनिक हैं 100। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने कहा है कि भारत में जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं सब में क्लास 10 के बोर्ड्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे। कब से कंपलसरी कर दिए जाएंगे, कौन से साल से? तो जो बच्चे 2017 2018 यानी 2018 में अपने बोर्ड देंगे वो, तो 2017 2018। अगर ऑप्शन इस तरह से ना हो तो आंसर होगा सिर्फ 2018, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम होंगे उनके अंदर ये अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है। अभी तक ये कंपलसरी नहीं थे। अभी तक 10वीं क्लास का बच्चा चूज कर सकता था कि वो बोर्ड एग्जाम देगा या फिर स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन देगा। ये 2011 से किया था सीबीएसई ने, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे थे जो आत्महत्या कर रहे थे, जिनसे जो बोर्ड्स का प्रेशर था वो हैंडल नहीं होता था। लेकिन दोबारा से अब बोर्ड्स कंपलसरी हो जाएंगे 2018 में। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज, उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा? इतना ही नहीं, इस मंत्रालय के जो मिनिस्टर होंगे वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, जो सिर्फ इस मंत्रालय के लिए स्पेशल होंगे। तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है? और अभी अभी इन्होंने एक कुनबी महोत्सव हुआ था उसके अंदर ये कहा। कुनबी महोत्सव हुआ था थाने के अंदर, वहां पर ये अनाउंसमेंट की थी। तो थाने कहां पे आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र इज द आंसर। कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए कौन सा राज्य है जो पेट्रो कार्ड इशू कर रहा है ड्राइवर्स के लिए? ये वो ड्राइवर है जो सरकारी के लिए काम करते हैं, और ये जो ड्राइवर हैं अब ये गाड़ी के अंदर तेल भरवा सकते हैं कैशलेस। तो कौन सा राज्य है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पेट्रो कार्ड यूज कर रहा है? इन पेट्रो कार्ड की मदद से ड्राइवर गाड़ियों में तेल भरवा सकते हैं कैशलेस। और ये कौन से पेट्रोल पंप पे भरवा सकते हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम, इन दो के साथ मिलकर ये स्कीम स्टार्ट की गई है, पेट्रो कार्ड। तो पेट्रो कार्ड कौन से राज्य ने किया है? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा है कि वो विमान, वो एयरलाइंस जो अपने टॉयलेट के टैंक्स हवा में ही खाली करते हैं उनको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, एनवायरमेंट कंपनसेशन। आप जब फ्लाइट के अंदर टॉयलेट में जाते हैं तो आपकी जो भी निकासी होती है, बहुत सारी एयरलाइन है जो उन्हें हवा में ही छोड़ देती है, तो इससे एनवायरमेंट गंदा होता है और इसके लिए इन्हें एक फाइन देना पड़ेगा, एक एनवायरमेंट कंपनसेशन एक तरह का देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा एयरलाइंस को? ये कंपनसेशन है 50,000, 50,000 रुपए। 2016 शस्त्र रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्स के लिए किसको मिला है? किसको मिला है शस्त्र रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्स के लिए? और ये इन्हें मिला, ये अनाउंसमेंट हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो नंबर थ्योरी के ऊपर हुई थी, शस्त्र यूनिवर्सिटी एट कुंभाकोनम। कुंभाकोनम के थे रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिक्स जीनियस। तो रामानुजम, ये जो अवार्ड इनके नाम पे रखा है शस्त्र रामानुजम अवार्ड, ये दिया गया है दो व्यक्तियों को। एक है मक्सिम राड्जीविल और दूसरे हैं कैसा मैतोमाकी। दोनों को मिला ये। मैक्सिम राड्जीविल और
ये दोनों को मिला है, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। और रामानुजम के बारे में एक किताब आप जरूर पढ़िए, मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ी थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और अब इस पर पिक्चर भी बन गई है। तो अगर आप बहुत लंबी किताब ना पढ़ना चाहें तो ये मूवी जरूर देखिएगा इनके बारे में जानने के लिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एक बात और बता देता हूँ, कुंभाकोनम जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ के ये थे, ये है तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, थंजावुर। और इनका जो जन्मदिन है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूँ, हार्डी जो कि मशहूर मैथमेटिशियन थे, हार्डी रामानुजम के दोस्त भी थे, तो एक नंबर है जिसको बोलते हैं हार्डी रामानुजम नंबर। तो हार्डी रामानुजम नंबर जो है, क्या मुझे बता सकते हैं वो कौन सा नंबर है जिसे हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर? ये मेरे ख्याल से थोड़ा टफ है, आप नहीं बता पाएंगे, तो मैं बता देता हूँ 1729। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 1729 को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। इनमें से कौन से देश ने एक सैटेलाइट छोड़ी है जिसका नाम है तनसैट? और जो टेनसैट ये सैटेलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करेगी, यानी हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, वातावरण को गर्म करती है, प्रदूषण फैलाती है। तो कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसने टेनसैट? इसको लॉन्च किया चाइना ने। और एक बात और याद रखिए, चाइना जिस रॉकेट को यूज करता है इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए, उसका नाम है लॉन्ग मार्च। पिछले साल कम से कम 3 एग्जाम आए थे जिनमें क्वेश्चन आया था लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च यूज कौन करता है? चाइना। नेक्स्ट, इनमें से साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है अपनी हिंदी साहित्य के लिए, जिसका नाम है परिजात? तो कौन से ऑथर को, लेखक को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड? एक बात और बता देता हूं, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 24 भाषाओं के लिए। अब आप कहेंगे 22 भाषाएं हैं सिर्फ जो स्केड्यूल्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो 2 एक्स्ट्रा कौन सी हैं? तो एक भाषा है राजस्थानी, हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है, ये स्केड्यूल्ड नहीं है, और दूसरी है इंग्लिश, ये भी नहीं है। तो राजस्थानी और इंग्लिश और जोड़ दो 22 में, तो टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, परिजात लिखने के लिए किसको मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार? इनका नाम है नसीरा शर्मा। इन्होंने, महिला हैं ये, इन्होंने और भी किताब लिखी हैं, जैसे क्षितिज पार, इनकी एक और किताब है क्षितिज पार। ये भी पूछ सकते हैं क्षितिज पार किसने लिखी है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। 22 फरवरी को इन्हें ये पुरस्कार मिलेगा अगले साल। केंद्र सरकार ने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, ये नंबर है 10588। किस चीज, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा, किसे देगा? क्या ये जो शहीद हमारे सैनिक हुए उनकी विधवाओं को, या ट्रैफिक्ड वुमेन को, या बाल मजदूरी में जो फीमेल है उन्हें, या प्रेग्नेंट वुमेन को? तो किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है हमारी सरकार ने? ये किया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एक ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश कब पास करते हैं? अध्यादेश तब पास करते हैं जब सरकार किसी सेशन में नहीं होती। तो अध्यादेश जो होता है इसे, लेकिन इसे संसद में फिर दोबारा पूरी प्रक्रिया से मंजूरी दिलानी पड़ती है, वरना ये इनवैलिड हो जाता है। तो एक अध्यादेश पास करा है, इसमें जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 उसमें संशोधन किया गया है। इसके हिसाब से कितने रुपए तक की इनकम बिना कर्मचारियों से पूछे कैशलेस आप दे सकते हैं। ये कैशलेस को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इतने रुपए तक जो वर्कर कमाते हैं उन्हें इनकी परमिशन के बिना ही, यानी ये वर्कर चूज नहीं कर सकते कि इन्हें कैश में मिलेगा या सीधे बैंक में मिलेगा। ये अब पावर दे दी गई है इस कानून में संशोधन करके, इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये जो वेतन है ये है 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। इनमें से किसे तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? अपॉइंट मतलब नियुक्त किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर पी रामामोहन राव को। तो ये कौन है ये आईएएस ऑफिसर जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है तमिलनाडु का? इनका नाम है गिरिजा वैद्यनाथन। और तमिलनाडु में ये भी पूछ सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सेल्वी जयललिता का निधन हुआ उसके बाद बने ओ पनीर सेल्वम। खैर, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने टॉयलेट लोकेटर लॉन्च किया है गूगल मैप की सहायता से? यानी कि कई बार ऐसा होता है हमें टॉयलेट जाना होता है लेकिन हमें कोई टॉयलेट नहीं मिलता, तो अब गूगल मैप की मदद से आप जीपीएस के थ्रू, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू टॉयलेट्स आपको पता चल पाएंगे।
तो ये जो इम्पोर्टेंट एक ये जो स्टेप है, ये हमारे कौन से मंत्रालय ने लिया है? ये लिया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। और हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? वेंकैया नायडू। सुरेंद्र प्रसाद तरुण, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये कौन थे, कौन से फील्ड से थे? सुरेंद्र प्रसाद तरुण। सो ये बिहार से थे और कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर थे, और ये बिहार के मंत्री भी रह चुके थे। तो इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था पॉलिटी से। इंपॉर्टेंट, ये इनफैक्ट एमएलए भी रह चुके थे, गया से एमएलए थे ये। जॉर्ज माइकल, खैर ये तो सवाल ही बहुत इजी है। जॉर्ज माइकल का निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से थे? जॉर्ज माइकल दुनिया के सबसे जाने माने सिंगर्स में से थे, गायन के क्षेत्र से थे। तो आंसर है सिंगिंग, पॉप सुपरस्टार। और कहाँ के थे ये थे इंग्लैंड के। इनमें से कौन सा भारत का वो टेनिस खिलाड़ी है जिसने ITF हांगकांग F4 फ्यूचर टाइटल जीत लिया है? भारत के कौन से टेनिस खिलाड़ी ने जीत लिया है ITF हांगकांग F4 फ्यूचर टाइटल? इनका नाम है यूकी भांबरी। इनमें से किसे वेटिकन म्यूजियम का पहला फीमेल डायरेक्टर नियुक्त किया है? जो पोप है, पोप होते हैं ईसाई धर्म के जो सबसे ऊपर क्लर्जी की पोस्ट होती है, उसे बोलते हैं पोप। और अभी जो पोप है हमारे फ्रांसिस, ये अर्जेंटीना के हैं। किसी भी दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका देश के पहले पोप हैं पोप फ्रांसिस। तो पोप फ्रांसिस ने वेटिकन म्यूजियम का पहला फीमेल डायरेक्टर किसे बनाया है? इनका नाम है डॉक्टर बारबरा जाट्टा। इनमें से भारत के 100 ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इस लिस्ट में हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट है। इसमें नंबर 1 कौन है, यानी भारत के टॉप पोजीशन 2016 के लिए जो 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, उसमें पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है सलमान खान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलमान खान। सलमान खान ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, 270 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू था। तो सलमान खान इज द आंसर। सलमान खान वैसे अभी रिसेंटली इनका 51वां जन्मदिन था और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया अपने बर्थडे के ऊपर। वो भारत की नाभिकीय ऊर्जा से परिपूर्ण न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है जो अभी अभी टेस्ट फायर की गई अब्दुल कलाम आइलैंड से? और अब्दुल कलाम आइलैंड का पुराना नाम क्या था? व्हीलर आइलैंड। ये अग्नि 5 है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रशांत धवन ने समझाया इसे हिंदू एडिटोरियल वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। अग्नि 5, और अग्नि 5 की जो रेंज है लगभग 5000 किलोमीटर है। तो चाइना की नाक में दम करेगी ये। और चाइना के जो लोकल न्यूज़पेपर है वो ये कह रहे हैं कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। कुचिपुड़ी, ये कौन से राज्य का नृत्य है? ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया क्योंकि इस राज्य में 6117 लोगों ने मिलकर एक साथ डांस किया कुचिपुड़ी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया। ये इन्होंने मिलकर किया IGMC स्टेडियम के अंदर। तो अब बताइए ये राज्य कौन सा है जिसका नृत्य है कुचिपुड़ी? ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश इज द आंसर। और ये जो इन्होंने नृत्य किया IGMC स्टेडियम में, तो ये IGMC स्टेडियम है विजयवाड़ा के अंदर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है बैंक सखी? और बैंक सखी क्या है? बैंक सखी ये है कि जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए ये स्कीम है। महिलाओं को नौकरी दी जाएगी जिससे वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में जागरूकता फैलाएंगी। तो बैंक सखी नाम की स्कीम स्टार्ट की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। सो आंसर है सी। अभी अभी रशिया का एक जहाज था जिसका नाम था TU-154। तो TU-154 में 92 लोग थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये प्लेन क्रैश हो गया। ये सीरिया जा रहा था प्लेन। अब बताइए कौन से समुद्र में ये क्रैश हुआ है? कारा समुद्र, मेडिटेरेनियन समुद्र यानी भूमध्य सागर, रेड सी या ब्लैक सी? तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये प्लेन क्रैश हुआ ब्लैक सी में। सो आंसर है ब्लैक सी। इनमें से कौन सी फिल्म पर्सनैलिटी है जिन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है? इन्होंने कहा कि इनकी जो सेहत है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तृणमूल कांग्रेस के ये राज्यसभा MP थे। इनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। इनमें से कौन सा खेल है, इस सवाल को ध्यान से सुनिए। तो जो हमारा खेल मंत्रालय है उसने पहले कहा
कि ये एक स्पोर्ट है। और स्पोर्ट का मतलब क्या है? स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अब इसमें कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। लेकिन फिर 15 महीने के बाद अब इन्होंने कह दिया है कि ये स्पोर्ट नहीं है। और स्पोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो खेल है इसमें इतनी तरह की चीजें हैं कि कोई भी चैंपियनशिप आयोजित करना बहुत डिफिकल्ट है। ये खेल कौन सा है जो पहले जैसे खेल का दर्जा दिया, स्पोर्ट का दर्जा दिया, और अब स्पोर्ट का दर्जा हटा दिया? तो ये स्पोर्ट का दर्जा डी रिकॉग्नाइज कर दिया इसे एज अ स्पोर्ट। ये है योगा। यस, योगा इज नॉट अ स्पोर्ट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ये अभी अभी क्लेम किया है, योगा इज नॉट अ स्पोर्ट। नेक्स्ट, कौन सा सरकारी बैंक है जिसने अपनी ही एक सब्सिडियरी जिसका नाम है ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड यानी ABFL, उसे पूरी तरह से उसमें मर्ज हो गई है? अब इसी बैंक के अंदर इसी की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है ऑल बैंक फाइनेंस ABFL, वो अब इस बैंक में मर्ज हो गई है। तो ये बैंक है इलाहाबाद बैंक। इनमें से भारत के किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता एशियन ल्यूज चैंपियनशिप में? और याद रखिए, भारत के ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जो ल्यूज नाम की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ल्यूज, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिव केशवन। भारत के एकमात्र प्रोफेशनल ल्यूज खिलाड़ी हैं। तो आंसर है शिव केशवन। और यह हुई नगानो जापान के अंदर ये प्रतियोगिता। भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता अंडर 19 एशिया कप टाइटल। ये प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर हुआ। तो आपको बताना है अंडर 19 हमारी जो टीम है इसके कोच कौन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडर 19 टीम, हमारी जो क्रिकेट टीम है, इसका कोच कौन था जिसने भारत को जितवा दिया अंडर 19 एशिया कप? ये थे द वॉल ऑफ इंडिया, राहुल द्रविड़। पियर सेलर, इनका अभी निधन हो गया। तो बताइए पियर सेलर का संबंध कौन से फील्ड से था? पियर सेलर वैसे तो साइंटिस्ट भी थे, लेकिन ये जो मेन जिन्होंने प्रसिद्धि पाई ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अंतरिक्ष में इन्होंने चक्कर लगाया, एस्ट्रोनॉट थे। सो आंसर है एस्ट्रोनॉट, पियर सेलर। और ये कहां के थे ये भी पूछ सकते हैं, तो ये थे ब्रिटेन के। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ग्रैंड मेमोरियल, अरब सागर में बनेगा। आप बताइए इसका नाम क्या रखा है? जो ये इस पर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सरकार का कि खाने को फूड नहीं है। महाराष्ट्र के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है। भारत का सबसे ज्यादा जो कर्जे में डूबा हुआ राज्य है इस वक्त महाराष्ट्र है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके बावजूद 3600 करोड़ रुपए ये मेमोरियल बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए खर्च किया गया। तो कुछ लोग ऐसा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे सरकार को। आप बताइए इस मेमोरियल का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है शिव स्मारक। शिव स्मारक। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने महिलाओं पर से जितने भी जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, वो हटा दिए? और प्रतिबंध क्या थे? प्रतिबंध ये थे कि जो महिलाएं हैं वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती। महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती, ये प्रतिबंध थे। महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं सिर्फ 2 क्षेत्रों में, एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक ITES। इसके अलावा किसी भी फील्ड में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती। तो ये तो साफ साफ केस है डिस्क्रिमिनेशन का, दोनों के अंदर महिलाओं को दबाने का। इसीलिए इस राज्य की सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिए जिससे महिलाओं को उनका सशक्तिकरण किया जा सके। यह डिसीजन लिया कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहां के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, इनमें से कौन से देश के खिलाफ? ये देश फिलिस्तीन की जो टेरिटरी है, फिलिस्तीन की जमीन है, उस पर बहुत सारे सेटलमेंट बनाया जा रहा था। एक आंकड़े के हिसाब से 6000 से ज्यादा घर बना दिए थे पैलेस्टाइन की जमीन के ऊपर, और ये सारे घर अब तोड़े जाएंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इस देश के खिलाफ। ये देश है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। कई बार आपको अगर ऑप्शन में जेरूसलम ना मिले तो आप तेल अवीव मार्क कर सकते हैं। और इजराइल के जो हेड ऑफ स्टेट है वो है नेतान्याहू। और अमेरिका और इजराइल के बीच जो रिश्ते हैं बहुत ही इस वक्त खराब चल रहे हैं। इजराइल अमेरिका रिश्तों पे मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, शॉर्ट में बोलते हैं पोटस। तो अभी बैरक ओबामा है 20 जनवरी तक। तो बैरक ओबामा ने एक डिफेंस पॉलिसी बिल साइन किया ओनुलुलु हवाई के अंदर, और ये भारत के साथ रक्षा में आपसी सहयोग के लिए है। कितनी लागत है इस बिल की, आउटले कितना है इस बिल के लिए, जो अमाउंट है वो कितना अलॉट किया गया है? तो ये अमाउंट है $618 बिलियन। $618 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 6700 करोड़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि $1 बिलियन होता है 6700 करोड़। अगर मैं $1 की वैल्यू 67 रुपए मानूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो
सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर उर्जित पटेल और हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट हुई थी 1934, मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ओम्बड्समैन ऑफिस खोला है नॉर्थ इंडिया में। ये इनका सिर्फ तीसरा बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस है। कौन से शहर में खोला है? ओम्बड्समैन कौन होता है? जो आपकी शिकायतें सुनता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर काम करता है। एक तरह से आप वकील कह सकते हैं, एक वकील होता है ओम्बड्समैन जो आपकी शिकायतें सुनता है और उनका निवारण करता है। तो आप ओम्बड्समैन में जाके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो तीसरा बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारत में नॉर्थ इंडिया में कौन से शहर में है? और ये इनका तीसरा है। तो ये कानपुर और चंडीगढ़ के बाद अब खोला है देहरादून उत्तराखंड में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जानते हैं अभी भी भारतीय महिला बैंक लिमिटेड मर्ज होने की परमिशन मिल गई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा गांव गोद ले रहा है इनमें से? और ये इस गांव को गोद लेके 30 दिन के अंदर अंदर बना देगा कैशलेस। ये शब्द आजकल मैं इतनी बार बोल रहा हूं कैशलेस की एकदम जुमा पे चढ़ गया है। तो कौन सा गांव है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोद ले रहा है? इस गांव का नाम है शिरकी। और धसई जो है ये भारत का नहीं, महाराष्ट्र का पहला कैशलेस गांव है। और बुद्रुक पुणे के अंदर पहला कैशलेस गांव है। डीआरडीओ ने अभी अभी एक भारत का स्वयं निर्मित यानी इंडिजिनस साओ ये टेस्ट किया। साओ क्या है? साओ की फुल फॉर्म बताइए। SAAW साओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी इसको टेस्ट किया और अब ये काम करेगा। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। सो आंसर है ए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। मोहन बगान क्लब के लिए खेलते हैं, बहुत फेमस क्लब है वेस्ट बंगाल का मोहन बगान। और चेन्नई FC चेन्नई का क्लब है, फुटबॉल क्लब। इन दोनों के लिए खेलते हैं ये खिलाड़ी। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है, इसका नामांकन किया है। इस साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी भारत के कौन से हैं? मोहन बगान और चेन्नई FC फुटबॉल क्लब के लिए, दोनों के लिए खेलते हैं ये। इनका नाम है JJ लाल पेखलुआ। JJ लाल पेखलुआ। इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसने 6 रेड स्नूकर नाम का नेशनल टाइटल जीत लिया है? 16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं ओवरऑल। इनका नाम है पंकज अडवाणी। कर्नाटक के हैं पंकज अडवाणी। और अभी अभी इन्होंने 11वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप भी जीती। सो आंसर है पंकज अडवाणी। अब इन्होंने जीत लिया है 6 रेड स्नूकर का टाइटल। इनमें से जो सूटकेस बनाने वाली, अटैची सूटकेस बनाने वाली कंपनी है अमेरिकन टूरिस्टर। इसको अमेरिकन टूरिस्टर अब आती है सैमसोनाइट के अंडर। तो अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी ने अपना पहला भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है, किसे दिया ये सम्मान? ये मिला है भारत के कप्तान विराट कोहली को। तो ये थे इस 5 दिनों के सिर्फ ये बेस्ट क्वेश्चन थे और क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। थर्ड वीक की तरह नहीं है। थर्ड वीक में जो क्वेश्चन थे उतने अच्छे नहीं थे। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे आने वाले एग्जाम में वो आएंगे फर्स्ट वीक से। फर्स्ट वीक में 170 क्वेश्चन थे और फिर आएंगे सेकेंड वीक से और फिर आएंगे फाइनल वीक से। तो और ये सब साल खत्म हो रहा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि अगला जो वीडियो है वो 1 जनवरी को आएगा। तो आप स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।